अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वारंटीज़। पिछले लेक्चर के बीच में हमने कंडीशंस एंड वारंटीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके बीच में हमने कंडीशंस को लास्ट लेक्चर के बीच में डिस्कस किया था। आज हम वारंटीज़ को डिस्कस करेंगे, उसकी रेलिवेंट प्रोविजंस। एक कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उनको दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, कंडीशंस एंड एज वारंटीज़। व्हाट इज़ अ वारंटी? Our Section 12 Surplus 3 tells us a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages and not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. एक वारंटी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की वो वाली स्टिपुलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की वो वाली टर्म है जो विच इज collateral to the main purpose, which is helpful in the performance of the main purpose of the contract, but this term itself does not contain the main purpose of the contract. And if this term of the contract is breached, it gives a right to the other party to claim damages, but it does not give a right to treat the contract as repudiated. So वारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट की वो वाली टर्म है जो कि मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल क्लॉज है, लेकिन ये जो क्लॉज है इन इटसेल्फ डज नॉट बियर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज एन एडिंग प्रोविजन which aids the performance of the main purpose of the contract. सो एक जो वारंटी है अगर इस क्लॉज को ब्रीच कर दिया जाए तो इट गिव्स अ राइट टू द अदर पार्टी टू क्लेम डैमेजेस, बट इट डज नॉट गिव अ राइट टू दैट पार्टी टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. सो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वारंटी क्लॉज को कि अगर दो पार्टीज के दरमियान एक सेल ऑफ गुड्स का एग्रीमेंट है और उसके बीच में जो बायर है वो सेलर को कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करने की डिस्क्रिप्शन देता है और पार्टीज के दरमियान टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो भी डिसाइड होता है, और साथ में पार्टीज जो हैं टू फर्दर फैसिलिटेट वो एक एडिशनल क्लॉज उसके बीच में ऐड करती हैं कि जैसे ही सेलर गुड्स को शिप करेगा, उनको ट्रांजिटरी मोड के बीच में लेके आएगा, वो इमीडिएटली वो एक नोटिस ऑफ शिपमेंट जो है वो जारी करेगा टू द बायर. वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि गुड्स जो हैं दे हैव बीन शिप्ड फॉर देयर डिलीवरी टू द बायर, ताकि बायर जो है अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स कर सके फॉर रिसीविंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर सेलर जो है बाकी सारी टर्म्स को बिल्कुल ठीक तरीके से पूरा कर देता है, गुड्स को बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मैन्युफैक्चर करता है, उनको टाइम पे डिलीवर कर उनकी शिपमेंट जो है वो करवा देता है, लेकिन वो नोटिस को सर्व करना भूल जाता है और जब नोटिस सर्व करता है तो इट हैज ऑलरेडी बीन डिलेड फॉर 2 days. तो ऐसी सूरत के बीच में जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये कि क्या ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर who was supposed to immediately serve a notice of shipment to the buyer but he delayed it for 2 days, तो क्या whether this breach of contract amounts to the breach of condition or it amounts to the breach of warranty? So the answer is it amounts to the breach of warranty. Why? Because this term of the contract which provided the service of notice from the side of the seller to the buyer after shipment of the goods, it was not it this clause did not contain the main purpose of the contract. Main purpose of the contract जो था वो ये था कि गुड्स को बिल्कुल ठीक डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मैन्युफैक्चर किया जाए और टाइमली मैनर में उनको शिप कर दिया जाए. ये एक फैसिलिटेटिव क्लॉज थी, एक हेल्पिंग क्लॉज थी, जिसके तहत पार्ट जो बायर था वो अरेंजमेंट्स करना चाहता था खुद, ताकि गुड्स को आगे से रिसीव किया जा सके. तो अगर इसके बीच में सेलर की तरफ से कोई डिले हो गया है तो इसको बेस बनाते हुए जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता और कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं कर सकता. हाँ, अलबत्ता उस डिले ऑफ नोटिस की वजह से बायर का जो नुकसान हुआ है वो उस नुकसान का अजाला जरूर मांग सकता है फ्रॉम द सेलर बाय वे ऑफ डैमेजेस. तो दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12 सरप्लस 3 कि अगर कोई ऐसी क्लॉज को ब्रीच किया जाता है कि जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस जो है वो अक्यूमुलेटेड नहीं है, मगर वो उस पर्पस को परफॉर्म करने के लिए एक हेल्पफुल क्लॉज है, तो उस क्लॉज को अगर ब्रीच किया जाएगा तो
जो दूसरी पार्टी है वो उसके अगेंस्ट में डैमेजेस तो क्लेम कर सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती, अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने से इनकार नहीं कर सकती है। वारंटीज की दो टाइप्स हैं, एक है एक्सप्रेस वारंटीज और दूसरे हैं इम्प्लाइड वारंटीज। व्हाट आर द एक्सप्रेस वारंटीज? वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दी जाए, दोज आर टर्म्ड एज एक्सप्रेस वारंटीज। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी क्लॉजेज उसके बीच में चाहें एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए वो उसके बीच में ऐड कर सकती हैं। तो वो सारी की सारी क्लॉजेज जो कि मेन पर्पस को परफॉर्म करने के लिए हेल्पिंग क्लॉजेज हों, दोज आर टर्म्ड एज द वारंटीज। और इम्प्लाइड वारंटीज उसके बरक्स वो वाली वारंटीज हैं कि जो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मौजूद हैं और चाहे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मौजूद नहीं है, लॉ उनको इम्प्लाई करता है कि इनका पूरा होना जरूरी है। अगर ये पूरी नहीं होगी तो लॉ जो है वो दूसरी पार्टी को इस चीज का राइट देता है कि वो उसकी ब्रीच पे डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सके। सबसे पहले क्या, सेक्शन 16 सब क्लॉज ए, वो कहता है कि बायर कैन एंजॉय द क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर देयर डिलीवरी। एक दफा गुड्स जो हैं वो बायर को डिलीवर कर दी गई हैं तो अब ये बायर का राइट है कि वो उनका पीसफुल पोजेशन एंजॉय कर सके। और अगर सेलर के किसी नेग्लिजेंस की वजह से बायर के पीसफुल पोजेशन के बीच में कोई डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो बायर के पास इस चीज का राइट होता है कि वो उसका अजाला जो है, उस नुकसान का अजाला जो डैमेजेस के जरिए से कर सके, क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द सेलर जो है वो फाइल कर सके। दूसरा है गुड्स टू बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस। गुड्स जो है वो किसी भी किस्म के थर्ड पार्टी राइट्स या थर्ड पार्टी क्लेम से फ्री होनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी क्लेम्स उन गुड्स के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर किसी किस्म के थर्ड पार्टी क्लेम्स बाद में अराइज होते हैं उस गुड्स के ऊपर जो कि पहले से मौजूद थे, एट सेल के कंप्लीट होने से पहले से मौजूद थे, तो ऐसी सूरत के बीच में जो बायर है वो इस चीज़ का हक रखता है कि वो सेलर से डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सके। तीसरा है डिस्क्लोजर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, सेक्शन 16-A। दिस इज नॉट सब क्लॉज ए, दिस इज सेक्शन 16-A। ये कहता है कि जो सेलर है उसके ऊपर इस चीज की भी ऑब्लिगेशन है कि वो बायर को गुड्स के डिफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्म करे। वो वाले डिफेक्ट्स के जो बायर एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स से डिस्कवर नहीं कर सकता। एक ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स जो है उसके जरिए से जो डिफेक्ट डिस्कवरेबल नहीं है, लॉ ये कहता है कि ये जिम्मेदारी सेलर की है कि वो उन डिफेक्ट्स को डिस्क्लोज करे अगर वो सेलर के नॉलेज में वो डिफेक्ट्स हैं। और अगर वो सेलर उन डिफेक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करता और बायर को गुड्स परचेज करने के बाद में उन डिफेक्ट्स के बारे में इल्म होता है और वहां से ये भी जाहिर होता है, अगर उनसे ये जाहिर होता है कि ये डिफेक्ट्स पहले से सेलर के इलम के बीच में थे, तो ऐसी सूरत के बीच में जो बायर है वो सेलर के अगेंस्ट में डैमेजेस का क्लेम जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है। ये वो जजमेंट है, ये वो केस लॉ है जिसके जरिए से ये जो सेक्शन 16-A है ये सेल ऑफ गुड्स 1930 के सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बीच में इंक्लूड किया गया। इससे पहले ये जो डिस्क्लोजर ऑफ डिफेक्ट्स की प्रोविजन है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बीच में मौजूद नहीं थी। लीगल इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी को ब्रीच किया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या है, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ प्राइस, प्राइस को डिमिनिश किया जा सकता है या दोनों भी किए जा सकते हैं। प्राइस भी डिमिनिश हो सकती है और डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लॉस। जितना लॉस हुआ होगा बायर का बाय वर्च्यू ऑफ अ ब्रीच कमिटेड बाय द सेलर, proportionate to that loss, a remedy will be availed by the buyer or a remedy will be granted by the court to the buyer. When condition becomes warranty, uh, इस पॉइंट को डिस्कस करने की जरूरत है कि एक जो वारंटी क्लॉज है दैट कैन नेवर बी ट्रीटेड एज अ कंडीशन बाय द पार्टी अगेंस्ट होम द ब्रीच हैज बीन कमिटेड। अगर बायर के अगेंस्ट में एक ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है बाय द सेलर, तो बायर उस ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकता। उसके बरक्स अगर कंडीशन एक ऐसी टर्म जो है वो ब्रीच हुई है अगेंस्ट अ पार्टी
विच इज एक्चुअली कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी सूरत में उस पार्टी के पास इस चीज का इख्तियार है कि वो अगर चाहे तो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी के तौर पर ट्रीट करें। मतलब ये कि अगर कोई ऐसी स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हुई है जिसके बीच में जो उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल थी, लेकिन जिस पार्टी के अगेंस्ट में वो ब्रीच हुई है वो उसको वेव कर देता है और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ उसमें डैमेजेस क्लेम कर लेता है, तो उसके पास इस चीज का राइट है, वो हक है, वो कर सकता है इस तरह से। ऐसी सूरत में ये कहा जाएगा कि कंडीशन हैज बीन ट्रीटेड एज अ वारंटी बाय द पार्टी अगेंस्ट होम द ब्रीच वाज कमिटेड। और दूसरा, जिस जगह पे एक कंडीशन को वारंटी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है वो है कि जहां पे goods have already been accepted by the buyer, where the goods were delivered by the seller to the buyer, and the goods have already been accepted, delivery of goods has been accepted, and the part which has been breached, part of the contract which has been breached is not severable from the delivery of goods। वो वाली कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि ब्रीच हुई है, वो फ्रॉम द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स इज नॉट फेवरेबल। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा था कंडीशन के टॉपिक के बीच में कि ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स शुड बी इन कंफॉर्मिटी विद द डिस्क्रिप्शन गिवन। तो अगर एक बायर ने डिस्क्रिप्शन दी है कि मुझे खास तरह से बनाई गई चीजें चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए जिनका साइज लार्ज होना चाहिए। अब अगर जो सेलर है उसने मीडियम साइज की टी शर्ट्स भेज दी हैं, और तो इसका मतलब क्या है, उसने सेलर ने एक ऐसी टर्म को ब्रीच किया विच इज कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर बायर ने उन शर्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब यह है कि अब वो जो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ था बाय नॉट डिलीवरिंग द लार्ज साइज ऑफ द टी शर्ट्स, नो दैट हैज बीन दैट इज नॉट फेवरेबल फ्रॉम द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। तो ऐसी सूरत के बीच में जो अब ब्रीच ऑफ कंडीशन है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। I hope this topic was clear. If you have any questions, please feel free to ask into the comment box. Thank you very much.